रेगुलर हो। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है। ओके, ये दिख रहा है सबको? तो एक बार फटाफट से हम स्लेटर रूल में देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ थी। थोड़ा सा था, हल्का सा था, जो मैंने नहीं देखी थी वो चीज। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? हाँ, तो पहले तो एक बार फटाफट मैं दोबारा बता देती हूँ, नवनीत को थोड़ा समझ में नहीं आया था। ये देखो, इसमें क्या था बच्चे, ये देखो, आपको क्या निकालना था? सबको शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया था ना? बेसिकली हम क्या देखना चाह रहे थे कि जो आपके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, उसका और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है। जितने ज्यादा आपके इनर शेल इलेक्ट्रॉन उसको शील्ड करेंगे, किसको बच्चे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम होगा। ठीक है जी, यही क्लियर है ना? तो बेसिकली हम क्या जानने की कोशिश करें थोड़ा, हाँ आप थम्स अप देते जाया करो ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। सावन बेटा, कल की वीडियो फिर नहीं देख पाए तुम, वो क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है बच्चे? एस और पी वाले इलेक्ट्रॉन में अगर हमारे पास मान लो कोई एलिमेंट है और एस और पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो हमें उसका सिग्मा निकालना है, यानी कि उसका स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना है। फिर हम क्या करेंगे? जेड में से माइनस कर देंगे उसको, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे? इफेक्टिव न्यूक्लियर सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो इधर देखो बच्चे, आप क्या करेंगे ना, ऐसे पेयरिंग बना लेंगे। आप क्या करेंगे? ऐसे पेयरिंग बना लेंगे जिसमें भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1s को अलग कर लेंगे ब्रैकेट में, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d को अलग कर लेंगे, 4f को अलग कर लेंगे, ठीक है। इससे आगे नहीं जाता है। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, लेकिन बता के याद छोड़ दिया था, मतलब ज्यादा इस पे फोकस नहीं किया था, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा एक का आंसर गलत आ गया था। तो आप क्या करेंगे बच्चे? ऐसे ग्रुपिंग कर लेंगे, 1s की 2s 2p, 3s 3p 3d को अलग लिखेंगे, 4s 4p को साथ लिखेंगे, ठीक है। चलो, एस और पी इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या देखा था बच्चे? एक बार इसको इरेज कर दूं, ये थोड़ा सा वो हो रहा है ना, मेसी सा। ये देखो इधर, जैसे मैंने देखो नवनीत लिथियम का निकालने की कोशिश की थी बेटा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी कि 1s2 2s1, ठीक है। बाकी सारे भी देख लो जिसको थोड़ा सा कम समझ में आया था ये, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक है कंफ्यूजिंग सा, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है? मैं क्या निकालना चाहती हूँ? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ने कितना एक्चुअल चार्ज फील किया न्यूक्लियस का, वो मैं निकाल रही हूँ, राइट। तो मुझे इस इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। इसको मैं क्या बोल रही हूँ? nth शेल बोल रही हूँ। ये अंदर वाली शेल है जिसको मैं n-1 वाली शेल बोल रही हूँ। तो इस पे तो मुझे निकालना ही है, इस पे तो मुझे निकालना ही है, तो ये तो किसी से मल्टीप्लाई होगा नहीं। अंदर वाले को किससे मल्टीप्लाई करते थे? 0.85 को। अंदर वाले को किससे मल्टीप्लाई करते थे बच्चे? 0.85 से करते थे। तो 0.85 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या मुझे मिला था बेटा? 1.70 मिला था, देखो इधर, ठीक है। अब 1.70, जेड कितना है इसका? लिथियम का 3 में से माइनस कर दो 1.70, वो कितना आ जाएगा? 1.30। यानी कि जो न्यूक्लियस पे चार्ज था 3, लिथियम के न्यूक्लियस पे जो 3 चार्ज था, वो उतना ही देना चाह रहा था उस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, लेकिन उसको कितना फील हुआ? एक्चुअल चार्ज उसको कितना फील हुआ न्यूक्लियस की तरफ से? 1.30 का। तो हमेशा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आएगा वो कम आएगा न्यूक्लियर चार्ज से। इज इट क्लियर? यस मैम। एक और देख लो एग्जांपल, जैसे मान लो ऑक्सीजन का ले लेते हैं बच्चे। ऑक्सीजन में क्या है? 1s2 2s2 2p4 है, राइट। तो मुझे क्या निकालना है? वही है, वैलेंस शेल के लिए निकालना है मुझे। वो आपको देगा एग्जामिनर कि किसके लिए निकालना, वो आपको देगा 2p इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दो, राइट। तो 2p इलेक्ट्रॉन के लिए मैं क्या करूंगी? 4 है इसमें, एक पे तो मुझे देखना ही है ना। तो देखो ना बाकी कितने बचे? 3 और 2 5। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 0.35 को, क्योंकि nth वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं nth शेल वाले, उसको मैं 0.35 से मल्टीप्लाई करती हूँ। और जो n-1 वाले होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करती हूँ? 0.85 से। और जो n-2 वाले होंगे या उससे लोअर वाले होंगे सबको मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, बट यहाँ पे वो है नहीं, ठीक है। निकल जाएगा, दोनों को ऐड करो, 3.45 आएगा, 8 में से माइनस करो एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 4.55। यानी कि न्यूक्लियस ने भेजा तो था 8 का चार्ज, लेकिन एक्चुअल उसने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ने कितने का फील किया? 4.55 का चार्ज। क्लियर है? उसके बाद आओ डी इलेक्ट्रॉन्स में क्या था?
इधर देखो, ये इंपॉर्टेंट था ना, इधर देखो, इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप टू द राइट ऑफ एनडी और एनएफ, वो कह रहे हैं कि एनडी और एनएफ के राइट साइड जितने भी सबशेल में इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, वो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं शील्डिंग कांस्टेंट को। इधर देखो, मैंने आप लोगों को ये कराया था, जैसे मैं दोबारा से लिख के बता देती हूँ वेनेडियम की, ध्यान से देखना बच्चे सारे, इसमें क्या गलती थी। 1s2 इसको ग्रुपिंग कर लो बच्चे, 2s2p को ग्रुपिंग कर लो, है ना, 3s3p को ग्रुपिंग कर लो, और 3d को ग्रुपिंग कर लो, कितने हैं 3, और लास्ट में 4s2 को, समझ रहे हो, देखो ना, बिल्कुल ऐसा 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 करके लिखना, ठीक है। 4p मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है, राइट। तो आपको वो देगा एग्जामिनर कि 3d इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल दो शील्डिंग कांस्टेंट कितना होगा, या वो बोल देगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो हमें पता है Z माइनस सिग्मा, और मुझे पता है वेनेडियम का Z कितना होता है 23, तो 23 में से मैं वो वाली वैल्यू माइनस कर दूंगी जितना मैं निकालूंगी, राइट। अच्छा, तो निकालना शुरू करें। तो 3D में बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बताओ सारे मुझे। 3m, शाबाश। तो एक पे तो मुझे निकालना ही है, कितने बचे 2, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, ये देखो 0.35 से, ये कौन सी आपकी nth वाली शेल है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप लाइंग टू द लेफ्ट ऑफ एनडी एंड एनएफ, ध्यान से देखो, जो भी 3D के लेफ्ट में होंगे सारे वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1 होगा, है ना। तो ये कितने हो गए 6 7 8 9 10 16 और 18, समझे। अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको काउंट नहीं करना। क्यों नहीं काउंट करना, इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप टू द राइट ऑफ एनडी और एनएफ ग्रुप कंट्रीब्यूट नथिंग टू द शील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है। इनका क्या लेना देना, इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है, निकाल ही हम इस पे रहे। क्लियर है ये वाली चीज, ठीक है ना बच्चे। क्योंकि अगर चीज, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अंदर ले डीप में लेके जाऊं, आपको पता है बच्चे, पहले n इज इक्वल टू 1 शेल आती है, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, और ये 4 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 4s में। जबकि मुझे निकालना किसके लिए है 3d वाले के लिए, तो इसका कोई रोल है क्या इसमें, रोल किसका है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है उसका रोल है, इसका कोई रोल नहीं है। तभी ये लाइन लिखी हुई थी कि इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ग्रुप टू द राइट ऑफ द एनडी और एनएफ कंट्रीब्यूट नथिंग टू द शील्डिंग कांस्टेंट, अगर आप डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाहते हो। अभी मैं मान के चलूं स्लेटर रूल क्लियर है। मैम किसी ने चैट बॉक्स में लिखा कि रिपीट करने को। अच्छा मैं देख लूं, सो सॉरी। दिव्यांश बेटा कल की क्लास में नहीं आया था ना तू, वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी बेटा, एक बारी में नहीं आएगा, बच्चों को भी मैंने कल 2-3 बार समझाया था, ठीक है। वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो, नहीं तो आधा घंटा यहीं खा जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। आगे चलो, बाकी सबको आ गया जो कल क्लास में थे। यस मैम। चलो, जब तुम मुझे गलती से ये लिख देते हो ना एम में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है माँ बोल रहे हो तुम लोग मेरे को, तो मेरे को बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है। आई नो गलती से लिख देते हो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है। उसके अलावा बच्चे क्या कर लिया था हमने, इधर देखिए, ये तो बहुत अच्छा कैटरी वाले एग्जाम्पल से समझ लिया था। वंडरवॉल रेडियाई समझ में आ गई थी ना, वंडरवॉल रेडियाई किसके बीच थी, 2 नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में थी। कहाँ गई, कहाँ गया वो, हाँ ये रही, इधर देखो। कोवेलेंट रेडियस किसके बीच निकाल रहे थे हम बच्चे, 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच में निकाल रहे थे, राइट। और आपका जो वंडरवॉल रेडियाई है वो हम किसके बीच में निकाल रहे थे, 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में पास लेके आओगे, 2 नॉन बॉन्डेड बेसिकली एटम के बीच में निकाल रहे थे। लेकिन ध्यान रखना, ये लाइन मत भूल जाना, सॉलिड स्टेट में निकाल रहे थे। इसका कोई मुझे रीजन बता पाएगा कि क्यों हम सॉलिड स्टेट में वंडरवॉल रेडियाई निकाल रहे थे, गैसियस स्टेट में हम क्यों नहीं निकाल सकते। कोई भी जितना दिमाग चल रहा उतना मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा। थोड़ा सोचो, सॉलिड स्टेट में क्यों निकाल रहे हैं हम वंडरवॉल रेडियाई, गैसियस स्टेट में क्यों नहीं निकाल रहे। राहुल ने लेफ्ट कर दिया है क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। हाँ अर्पित फिर बोलना बेटा। मैम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है आयशा तुम,
आयशा? आई डोंट नो। नहीं पता। ये देखो, देखो बच्चे, जब आप किसी का डिस्टेंस निकालना चाहते हो, अगर आप मान लो गैसियस स्टेट में ले लोगे, वहां तो मॉलिक्यूल ऑलरेडी दूर दूर है ना, कैसे निकालोगे डिस्टेंस? नहीं निकाल पाओगे ना। तो आपको सबसे पहले जो भी जिसका सब्सटेंस का आप निकालना चाहते हो वंडर वॉल रेडियस, उसको पहले आपको सॉलिड स्टेट में लेके आना पड़ेगा। जब वो थोड़े पास पास होंगे तभी तो उनके बीच का डिस्टेंस निकाल पाओगे। क्लियर सभी को? तो ये वाली चीज ध्यान रखना, ये आपके स्टेटमेंट में बन के आ सकता है क्वेश्चन। अब ये आ गया, पल्ले पड़ गया, एक एक लाइन का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, और मेटेलिक रेडियाई भी आपको पता चल गई थी, दो मेटल के बीच में। और सबसे बड़ी किसकी थी? वंडरवॉल रेडियाई होती है, फिर मेटेलिक रेडियाई होती है, फिर आपकी कोवेलेंट रेडियाई होती है, ठीक है? चलिए, आज कौन स्टूडेंट नहीं आया है? याद ही, चलो ओके। एटॉमिक रेडियाई पता चल गई थी ना, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। आई होप कि क्लियर हो गया हो। इसके बाद आओ आयनिक रेडियस। आज बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे थे मेरे से आयनिक रेडियस, वो वाले जिसपे बेसिकली स्पीसीज पे चार्ज था, वो अभी मैंने करवाया नहीं, आज करवाने वाली हूँ। बेसिकली वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, ठीक है? आज मैं अभी जस्ट अभी करवाने वाली हूँ वो वाला टॉपिक। तो बच्चे, आयनिक रेडियस क्या होती है? Ionic radius may be defined as the effective distance from the nucleus of the ion, ठीक है, up to the point up to which it has an influence in the ionic bond। सिर्फ इसको ध्यान से देख लो, इस डेफिनेशन को, काम नहीं है, किसी काम की नहीं। ये मैं अपने तरीके से समझाऊंगी कि कैटायन की रेडियस कैसे करनी है आपको फाइंड आउट, और अनायन की रेडियस कैसे करेंगे। ये सिर्फ अच्छा सा सुंदर सा दिखाने के लिए यहाँ पे है, बाकी आपको जो करना है मैं अपने तरीके से बताऊंगी उसको, ठीक है? तो देखो ना, अगर मान लो एक कैटायन है आपका और अनायन है, इनके बीच का इन्होंने क्या निकाला हुआ है बच्चे? डिस्टेंस निकाला है। 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास रेडियस आ जाएगी कैटायन की और अनायन की, ठीक है? लेकिन हमें क्या समझना है ना इसमें, वो जरूरी है बच्चे, वो ये है, ध्यान से सुन लेना, ये आपका 12th में भी आता है टॉपिक, सॉरी 9th 10th में भी आता है, कि जो कैटायन की रेडियस होती है ना, वो उसके पेरेंट एटम से छोटी होती है। कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा। इधर देखो बच्चे, जैसे मान लो एक Na है और एक Na प्लस है, ठीक है? Na प्लस क्या है? कैटायन है, और Na क्या है? इसका पेरेंट एटम है। समझ रहे हो? तो वो ये बोल रहे हैं कि Na प्लस की जो रेडियस होती है वो छोटी होती है उसके पेरेंट एटम से। आप लोगों को बिल्कुल इजी वे में मैं समझा देती हूँ इसका मतलब क्या है। इधर देखो बच्चे, सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी? सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगी तो मुझे बताओ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? चैट बॉक्स में बोल सकते हो अगर वैसे नहीं बोलना चाहते हो तो। इलेक्ट्रॉन 10 और प्रोटॉन 11। ठीक है, 10 आपके क्या बचेंगे? इलेक्ट्रॉन, और आपके 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा ना, न्यूक्लियर चार्ज तो नहीं वो होगा ना, चेंज होगा। एटॉमिक नंबर तो हमेशा इसका भी 11 रहने वाला है, इसका भी 11 रहने वाला है, ठीक है? चलिए, अब मुझे सोच के बताओ, 11 बंदे हैं और वो किसी 11 दूसरे बंदे को पकड़ के रख रहे हैं, और एक तरफ क्या है? 11 बंदे हैं, वो 10 बंदे को पकड़ के रखे हैं। तो आप मुझे ये बताओ, कौन आसानी से होल्ड करके रखेगा? 11 बंदे 10 बंदों को, या 11 बंदे 11 बंदों को? जल्दी बताओ। मैम 11 बंदे 10 बंदों को, है ना, क्योंकि ये कम है, वहां पे एक एक्स्ट्रा है, वो इजिली पकड़ लेगा। यानी कि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। याद करो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियाई कम। वेरी गुड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, और इसकी रेडियाई क्या हो जाएगी बच्चे? कम। बोलो हाँ या ना। तो इसलिए बोला है कि जो Na प्लस में, जो Na प्लस का बेसिकली साइज होता है वो क्या होता है? छोटा होता है Na से, ठीक है? इसको इसके वे में समझे। ये देखो, मैंने भी यही बताया वैसे आपको, ये मिस्टर प्रोटॉन है और ये मिस्टर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? Na प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है, 11 है। तो कौन जीत जाएगा? 11 वाला, बोलो। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो ठीक है, तो बस यही बताना था इसमें कि जो Na प्लस की जो रेडियाई है वो छोटी होगी Na से। ये वाली चीज पता चल गई बच्चे सबको? इसमें तो आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे चलो। यस मैम। चलिए, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रही हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट है कि रेडियस ऑफ अनायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। जैसे मान लो मैं क्लोरीन की बात करती हूँ बच्चे, है ना, और एक बात करती हूँ Cl नेगेटिव की, है ना। तो यहाँ पे देखो 17 ही प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे 17 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे ये बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होगा, 17 में या 17 में? हम 17 में। देखो सारे 17 में पक्का। सॉरी सो सॉरी। यानी कि इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा ज्यादा, तो नहीं होगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा, ज्यादा। या आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चे, आपने क्या किया है, क्लोरीन है, उसके पास 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। अब आप क्या कर रहे हो, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, आप बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन, एक दूसरे को धक्का मुक्की चलेगी। और धक्का मुक्की चलने का मतलब क्या है, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका अनायन की रेडियस होती है बच्चे, वो क्या होती है, ज्यादा होती है उसके पेरेंट एटम से। समझ में आया? तो थम्स अप। सावन आप थम्स अप दे सकते हो बेटा, वो रिएक्शन वाला तो नहीं खराब है ना तुम्हारा देने वाला। हाँ, और झूठा थम्स अप मेरे को कोई नहीं देगा, ठीक है बच्चे। चलिए ओके आगे चलो। ये देखो यही दिखा रहा है, ये देखो इसमें यही दिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन 10 है तो ये ले जाएगा, ठीक है। चलो ये देखो कैसे आपको दिख रहा है, साइज ऑफ आयन इंक्रीजेस, फ्लोरीन का दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ अच्छा सा आप लोगों के जो मैं आप लोगों को स्लाइड्स नोट्स देती हूँ वो सिर्फ सुंदर दिखाने के लिए मैंने पिक्चर लगाई है, बाकी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए ये देखो बच्चे, ये बड़े काम की पिक्चर है भाई, ये बड़ी ढूंढ के लगाई है मैंने। इधर देखो, इधर देखो बच्चे, ये जो रेड वाले हैं ये रेड वाली बॉल्स है, और ये जो Li है ये ग्रे वाले शो कर रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है। तो देखो बच्चे, लिथियम प्लस का साइज छोटा है, लिथियम का बड़ा है, आप लोग देख पा रहे हैं बच्चे। यस मैम। ऐसे ही Na प्लस का बड़ा है, NaS का छोटा है, K प्लस का बड़ा है, K का छोटा है। ये समझ में आ गया। और क्या यहाँ पे पता चल रहा है कि जैसे मैं नीचे जाती जा रही हूँ डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज हो रहा है, आप सब लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, राइट। जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रही हूँ तो देखो साइज छोटू छोटू होता जा रहा है, देख पा रहे हो, ठीक है। ठीक है, सब नोटिस कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अनायन की, तो बच्चे देखो सल्फर और सल्फर नेगेटिव में, सल्फर 2 नेगेटिव का साइज देखो, ये ब्लू कलर का सल्फर 2 नेगेटिव दिखा रहा है, और ये सल्फर, तो सल्फर का साइज छोटू है और S2 नेगेटिव का साइज क्या है बच्चे, बड़ा है। हो जाएगा क्लियर, बोलो। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, सबसे बड़ी एनायनिक की रेडियाई होती है, उसके बाद न्यूट्रल एटम की, और उसके बाद कैटायनिक रेडियस, बोल सकती हूँ। यस मैम। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये किस केस में होगी आगे चल के बताती हूँ मैं, ठीक है। अभी ये ध्यान रखो, या एक काम करो, सिंपल चीज यहाँ पे ये ध्यान रखो अभी फिलहाल, इन केस ऑफ कैटायनिक वाले की छोटी होती है न्यूट्रल वाले से, अनायनिक में अनायन वाले की ज्यादा होती है न्यूट्रल वाले से। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट में आप लोगों को लेके चलती हूँ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, ठीक है। मुझे बता सकते हो इसका आंसर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई ऑफ 3 स्पीसीज, कैल्शियम, कैल्शियम प्लस और कैल्शियम 2+, बता सकते हो मुझे, चैट बॉक्स में आंसर दो। श्रेया भी लीव हो गया क्लास, नवनीत बोल रही हैं ए, वेरी गुड, शाबाश। देखो ऐसे पढ़ोगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। सबका आंसर आ रहा है, सबका, चलिए वेरी गुड। देखो ना, कैल्शियम, कैल्शियम प्लस, कैल्शियम 2+, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साइज रेडियाई छोटी होती जाएगी, ठीक है जी। लगाओ ये वाला मार्क करो, क्लियर हो गया। चल, क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ना, और प्रोटॉन तो उतने की उतने हैं,
इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, तो रेडियाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए ओके, आ गया ये बच्चे। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे मेरी तरफ से लिखो इंपॉर्टेंट। ये आपके नीट में कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। वैसे ये जेई का मैंने डाला हुआ है यहाँ पे, बट आप लोग अपने एमसीक्यू देखेंगे नीट के तो वहां पे ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। इसमें मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाली हूँ, ध्यान देखना ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इज, ए आएगा, देखते हैं। देखो राहुल ने वो बोला जितना मैंने आप लोगों को सिखाया है, ध्यान से सुनना। बोरोन फैमिली है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, देख पा रहे हो सारे बच्चे, बैंगन आलू गाजर इन थैला ग्रुप 13 के मेंबर्स हैं, हाँ या ना, ये तो बोल दो। यस ठीक है। अब हमें ये पता है डाउन द ग्रुप, मैंने आपको कल सिखाया था, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, है ना, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होता है। तो मतलब ये होना चाहिए ऑर्डर, ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। अब मैं तुम्हें रूबरू कराती हूँ इनऑर्गेनिक से, उनकी एक्सेप्शन से, क्योंकि बिना एक्सेप्शन के तो इनऑर्गेनिक नहीं हो पाएगी भैया। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चे, आप बस मेरे लिए एक छोटा सा काम कर दो, आप लोग प्लीज मेरे लिए एल्यूमिनियम और गैलियम का क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, ठीक है, लिख दो। 1s2 इसका 13 होता है ना, 1s2 2s2 2p6 है ना, कितना हो जाएगा 3s2 3p1, यही होगा, बोलो। वेरी गुड। नीचे में क्या होगा, नीचे में शेल बढ़ती है, आप लोगों को पता है। आपको सारी करने की जरूरत नहीं, अरे मैंने कभी नहीं सीखी भाई सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अंदर की, आपको भी नहीं करने दूंगी, ठीक है, ऐसे ही काम चल जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि 4s से पहले 3d में इलेक्ट्रॉन जरूर भरे होंगे, बोलो, क्योंकि आपको पता है ना पहले 4s भरते हैं, ठीक है, फिर 3d और फिर 3p, है ना, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे रही होगी, 4s सॉरी 3d10, पहले 4s 3d10 और फिर 4p1। हाँ जानवी बोलो बेटा। मैम गलती से हो गया था। हाँ ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन रही होगी। अब तुम ध्यान से देखना बच्चे, बहुत ध्यान से देखना, जो 4 ध्यान से देखना, ये आपका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है 4p वाला, ऐसे इसमें 3p वाला है। अब तुम मुझे ये बताओ कि इसमें जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी ऑर्बिटल में बच्चे, 3d में, और यहाँ पे क्या है s में। तो मुझे ये बताओ सबसे गंदा शील्डिंग इफेक्ट किसका होता था, f का, उसके बाद d का। मतलब जो ये d वाले में 10 इलेक्ट्रॉन है वो तो वैलेंस शेल को बहुत अच्छे से शील्ड करके ही नहीं कर पा रहे, बड़ा गंदा शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को, तो न्यूक्लियस का और वैलेंस शेल का जो आपस में रिश्ता है, जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ज्यादा हो जाएगा, बोलो। फिर से समझाऊं कि 4p में आपके इलेक्ट्रॉन है, राइट, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आपका 4p में है, उससे पहले वाले में किस में इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बच्चे, 3d में, बोलो। यस मैम। और इसमें किस में भरे हुए हैं, 3s में, है ना, या आप बोलो इससे पहले वाले में 2p में। आपको पता है सबसे गंदा शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, जल्दी बताओ मुझे देख के, s का, p का, d का या f का। f का होता है सबसे गंदा, कल बताया था, यस मैम। बताया था, ये वाली चीज मैंने कल बताई थी आप लोगों को, यस मैम। ठीक है, फिर ठीक है। और उसके बाद डी का, यानी कि जो डी वाले इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है वो क्या पी वाले को अच्छे से शील्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी कि अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे तो न्यूक्लियस का जो प्यार है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होगा, ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो साइज क्या हो जाएगा, श्रिंक नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो होना तो चाहिए किसका, गैलियम का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन किसका होता है बच्चे, एल्यूमिनियम का ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑर्डर आता है वो ये आता है। सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में एक्सेप्शन है। अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए ये वाला कंसेप्ट, अपने नोट्स में नोट डाउन कीजिए ये वाला कंसेप्ट, अगर
क्लियर हो गया तो क्लियर है, समझ गए ना। तो आपको ये भी देखना है कि कौन से वाले सबशेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है। मैम ऐसे तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता नहीं, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, कुछ फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं इनऑर्गेनिक में, और मैं सबकी आपको सारी चीजें मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, तो उसकी तुम टेंशन मत लो। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। ओके, ठीक है। जैसे ये देखो बच्चे, इधर देखो, होनी तो चाहिए गैलियम, इधर देखो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, गैलियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, बट किसकी है, एल्यूमिनियम की ज्यादा है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जबकि इसमें शील्ड करने वाले कौन से हैं बच्चे, पी वाले इलेक्ट्रॉन, तो पी का तो कंपैरेटिवली शील्डिंग इफेक्ट अच्छा है, तो न्यूक्लियस का प्यार उसके इलेक्ट्रॉन तक इतना ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा, नीचे वाले में पहुंच जाएगा। अगर पहुंच गया तो उसको अपनी तरफ खींचेगा ना, अब प्यार को, वो अपने प्यार को दूर थोड़ी ना रहने देगा। क्लियर, चल। उसके बाद है बच्चे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, ये मैंने आप लोगों को शायद बता दिया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं बच्चे, वो स्पीसीज जिसमें क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल अगर ले लेती हूँ, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट चैप्टर में, Na+, F-, O2-, Mg2+, Al3+, देख पा रहे हो बच्चे, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कैसे मैम, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, इसमें भी फ्लोरीन में 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, और इसमें भी 10 है, ठीक है, क्योंकि Al+3 है, 3 माइनस करोगे 13 - 3 10, मैग्नीशियम 2+, 12 - 2 10, O2- मतलब 8 + 2 10, F- मतलब 9 + 1, एंड Na+ मतलब 11 - 1। अब ये मत कहना मैम भूल गए, भूलने का नहीं है ये तो चीजें ऐसी होती है जो परमानेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चे आपको एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जब आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दी जाएंगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि इनको इनके साइज के ऑर्डर में लगा दो, तो आप ध्यान रखेंगे कि जो कैटायनिक रेडियस होती है वो सबसे छोटी होती है, फिर न्यूट्रल, और फिर अनायनिक वाली रेडियस क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ये आप लिख लो स्टार मार्क करके। ये किस केस में है, सिर्फ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में है। सबसे ज्यादा रेडियस अनायनिक वाले की होगी, फिर न्यूट्रल एटम वाले की, फिर कैटायनिक रेडियस की। जल्दी लिखो और कंफर्म करो, मैम लिख लिया, सो दैट फिर मैं आगे चलूं, ठीक है। चलिए, बढ़िया बढ़िया चल रहा है अभी तक सब। चलो इधर देखो, जैसे आपको देखो ये 5 स्पीसीज दी हुई हैं, और ये बोल रहे हैं कि ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नियोन के। पहले तो कंफर्म करो, क्या नियोन के साथ ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं क्या? नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे? 10। तो देखना सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन ही है क्या? नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो देखो सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है ना। यस मैम। यस मैम। यस। चलिए बहुत बढ़िया। चलो अब मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा अनायनिक वाली रेडियाई होती है, तो कौन है सबसे बड़ा जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज है? O2-, फिर उसके बाद बच्चे F-, उसके बाद कैटायनिक वाली देखो Na+, फिर Mg2+, और फिर Al3+, ठीक है। और एक लाइन लिखवा देती हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो। लिखो, हायर द पॉजिटिव चार्ज लोअर विल बी द बच्चे एटॉमिक रेडियाई। ऐसे ही एक और लिख लो, हायर द नेगेटिव चार्ज ग्रेटर विल बी द आयनिक। बस इसकी जगह ना एटॉमिक मत लिखो, आयनिक लिखो, है ना, क्योंकि हम आयनिक स्पीसीज की बात कर रहे हैं। आयनिक रेडियाई, देखो ठीक लिखा है। और मुझे कंफर्म करो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि नीट में और जेई में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको कम से कम 12 क्वेश्चन मिलेंगे नीट में, और 12-13 क्वेश्चन मिलेंगे जेई में, सिर्फ इसी कंसेप्ट के ऊपर। अभी मैं एक और क्वेश्चन भी करवाती हूँ आपको, टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, हो जाएगा। मैम ये दोनों लाइन दोबारा समझा दीजिए।
हाँ बच्चे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी कम आयनिक रेडियाई होगी, क्योंकि तुम्हें पता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, या यू कैन ऑल्सो से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज छोटा नहीं हो जाएगा। और अगर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा मतलब उतने ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, और जितना आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो उतनी रिपल्शन हो रही है, उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड का मतलब समझते हो ना, फैल जाता है। क्लियर? चलो ये वाला क्वेश्चन करें, मैं करवा देती हूँ आप लोगों को। इधर आओ बच्चे। द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयन इज, ये देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा 2019 में। सिर्फ आपसे ये पूछा है, आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेट बताना है आयंस का, तो मेरे को फटाक से बता दो कौन सा है, फटाक से बता दो कौन सा सेट है जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है आपस में। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम। हाँ कौन सा है, 4 है। चेक करो एक बार सारे और मुझे प्लीज जल्दी बताओ, 4 है। दिशा कह रही है 4 है। यस मैम 4 है। ठीक है, ये देखो ना, नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर, 7 + 3 10, 8 + 2 10, और F नेगेटिव 9 + 1 10। मैं फिर बोलूं ये चैप्टर सबसे इजी है, तुम्हारी मैम का तो फेवरेट है। ठीक है, तुम लोगों का भी आई होप कि हो ही जाए। ठीक है, हो गया, तो यानी कि 4th ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, चलिए। अरे ये क्या हो गया, कीड़ियां कैसे आ गई यहाँ पे। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, ये क्वेश्चन करिए। ये आया हुआ है जेई मीन्स 2000 क्या आया हुआ है, हाँ 2021 में आया हुआ है। द आयनिक रेडियाई ऑफ K+, Na+, Al3+, Mg2+ आर इन द ऑर्डर। वही सेम बात ध्यान रखना जो बताई थी तुम्हें, ये वाली। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर बताओ इसका। राहुल है क्या यहाँ पे, राहुल? राहुल अब आंसर बता बेटा तू मेरे को। श्रेया आप भी, माही, नापनीता, कनिका, मुस्कान, सावन, प्लीज भी पार्टिसिपेट करो भाई क्लास में। ऐसे चुप बैठोगे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। और अभी तो मैं तुम लोगों को बहुत धीरे करा रही हूँ, पता है तुम्हें ये चीज। दूसरे बैच में तो ये चैप्टर कंप्लीट होने को आया है। हाँ ए आएगा इसका आंसर, ए। मुझे कंफर्म करो जल्दी, क्या आएगा इसका आंसर। ए कैसे निकाल रहे हो भाई तुम लोग। हाँ जानवी, आंसर क्या आएगा इसका। कनिका कह रही है बी आएगा। पक्का, प्रोमिस, पक्का वाला है ना, बी वाला आएगा ना। हाँ भाई कहाँ ध्यान है तुम लोगों का। कैटायनिक, अच्छा मैंने इसको, सॉरी, अरे सो सॉरी, मैंने इसको ही उल्टा लिख दिया भाई। आई एम सो सॉरी, बट तुम्हें ठीक कर लेना चाहिए था भाई, अभी बताया था मैंने, लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर सही बताया, वेरी गुड। ठीक है, कैटायनिक वाले की सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो देखो ना, जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है उसकी रेडियाई भी क्या होती जा रही है बच्चे, कम होती जा रही है। तो इसको मत भूलना, और इसको भी मत भूलना कि हाइयर द पॉजिटिव चार्ज लोअर विल बी द आयनिक रेडियाई। तो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पे है +3 का चार्ज, तो सबसे छोटी रेडियाई उसकी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज, ये 2012 में आया। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। राहुल मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी बेटा, बोल ले ना, सावन की लगाऊंगी, तुम दोनों हो जो नहीं बोल रहे क्लास में। रिकॉर्डिंग देखना चालू कर लो भाई तुम लोग, ऐसे काम, ऐसे 11th नहीं हो पाएगी। क्या आंसर आ रहा है सबका, 4 आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। मतलब मैं मानू 4 नंबर तुम लोगों के पक्का। यस मैम। ठीक है, भगवान करे क्वेश्चन आ जाए नीट में। चलो राहुल, तुम लोग मुझे सुन भी पा रहे हो क्या, ये दोनों जो बैठे हैं, नाबनीता, मुस्कान, राहुल, सावन, तुम लोग सुन भी पा रहे हो मेरे को या नहीं सुन पा रहे हो। माइक वाइक ठीक करा लो भाई अपना। हाँ
चैट बॉक्स पे तो टाइप कर पा रहे हो ना तुम लोग? ये वाला करो, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग ऑर्डर। हाँ, चेक कर लेना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होने चाहिए। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन स्पीसीज। तो मैं लिखूं एक बार, ये मैं करा दूं, देखते हैं। पहले चेक करो क्या ये आइसो, जब भी ये वाला कंसेप्ट लगाओगे ना बच्चे, इधर देखो ये वाला, चेक कर लेना कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है या नहीं है। ठीक है, इसमें देखो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं? 18 है, इसमें 10 है, और इसमें क्या है बच्चे? 18 है। यानी कि ये सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है। समझ में आ गई? लेकिन आपको ये दिख रहा है बच्चे, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व करने का तरीका देखो बच्चे, आपको पता है नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, ये चीज सबको पता है। एंड तुम्हें ये भी पता है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चे? साइज। बोलो, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है कि नहीं होता है? यस मैम। होता है। यानी कि सल्फर और जो फॉस्फोरस है उनका साइज तो पक्का बड़ा होगा ही होगा। तो देखो ना, सल्फर और फॉस्फोरस कहाँ गया? फॉस्फोरस सल्फर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी कि अपना आंसर तो आ ही गया है सेकेंड। समझे? यहाँ पे दो कंसेप्ट लग रहे हैं, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि सल्फर और फॉस्फोरस की तो ज्यादा ही होगी रेडियाई। उसके बाद मुझे ये पता है सल्फर और फॉस्फोरस आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपको पता ही है जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसकी रेडियाई भी ज्यादा। बोलो हाँ या ना? उसके बाद O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जिसपे चार्ज ज्यादा उसकी रेडियाई भी ज्यादा। खत्म। कौन सा ऑप्शन आएगा? क्लियर? इजी था? ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो आगे, चलिए चलो। आई होप कि, वैसे तो मुझे कल करवाना था सारा, बट कोई बात नहीं, मेरे को कोई वो नहीं है, स्लो चलेंगे लेकिन अच्छा चलेंगे, है ना? तो जो आज का टॉपिक है बच्चे वो है आयनाइजेशन एनर्जी। मैं फिर बोल रही हूँ, प्लीज पे अटेंशन इन माय क्लास। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना ये, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैं बस पूछो ना। ठीक है, और उतना ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से सिर्फ 5 ही ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन सा टॉपिक है वो? एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दोनों को आप साथ ले सकते हो। आयनाइजेशन एनर्जी, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कल कराऊंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितने टॉपिक हो गए? 4, और एक वो वाला जिसमें आपको बेसिकली 104 से 118 का आपको नोमेनक्लेचर करना था, ये ग्रुप नंबर बताना था वो। ये 5 ही टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे एक बात बताओगे, अगर मान लो आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सपोज यही क्वेश्चन मैं थोड़े अलग तरीके से पूछूं, अगर मैं मान लो मैं इसमें रेडियाई का ऑर्डर ना पूछ के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर पूछती, तो क्या उसका आंसर होता? आर यू गेट, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? अगर मैं इसमें आयनिक रेडियाई का क्वेश्चन ना पूछ के ये वाला क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि मुझे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि Z इफेक्टिव का क्या बता दो, आप ऑर्डर बता दो, तो आप मुझे बता सकते हो? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि Z इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और उतना ही कम क्या होगा बच्चे? साइज होगा। तो जो आपने साइज का ऑर्डर लगाया है, पुट्ठा लगा देना Z इफेक्टिव का ऑर्डर। ठीक है, बोलो। ठीक है, चलिए चलूं आगे। आपके मॉड्यूल में एक ऐसा क्वेश्चन है, तो ठीक है, टीचर बता देता है सब कुछ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें आपको भी क्वेश्चन लगाने आने चाहिए। चलो मैम, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अगर आपको याद हो तो जब हम वो कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी का एक छोटा सा पोर्शन आया था, जिसको मैंने ये बोला था, ये मैं डिटेल में करवाऊंगी आपको नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, याद आ रहा है? यस मैम। चलिए अब हम इसको इतनी बहुत जितना डिटेल में जा सकते हैं उतना डिटेल में जाएंगे।
चलो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आती है, हर साल आती है, परंपरा है। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ भी बोल दो, एंथैल्पी इज आल्सो एन एनर्जी, या इसको कई बुक्स में लिखा होगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो कुछ भी बोलो चलेगा, ठीक है। आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में जो आपके स्कूल एग्जाम्स होंगे वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चे एक बार पढ़ना, ionization energy may be defined as the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from its isolated gaseous atom in the ground state. अगर आपने अपने एग्जाम में ये वर्ड मेंशन नहीं किया ना, आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो अगर ये आपकी डेफिनेशन 2 नंबर की है तो आधा नंबर भी नहीं देगी आपकी टीचर, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चे देखो, आपको ये पता है बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब हमें किसी को एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब किसी को हमें एनर्जी देनी पड़ेगी उसको आयंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो किसको एनर्जी दोगे? इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, बहुत ध्यान से। जब मैं मान लो किसी पर्टिकुलर एटम की बात करती हूँ, तो आपको पता है जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और आपको पता है वही न्यूक्लियस से क्या होता है, लूजली बाउंडेड होता है, हाँ या ना। जो लास्ट वाला, इधर देखो ना, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस से अच्छी गहरी दोस्ती में। जो सबसे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा होगा? जो लास्ट शेल में होगा, है ना। तो मतलब बच्चे आपको कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उस मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए? मतलब जितनी आप एनर्जी दो वो निकल के आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और ध्यान देना इस वाले वर्ड पे, आइसोलेटेड गैसियस एटम वाले वर्ड पे, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास जो एटम है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, मतलब फ्री स्टेट। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है बच्चे? अकेला, किसी के साथ बॉन्ड नहीं होना चाहिए उसका, अकेला होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सॉलिड स्टेट में एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो ऐसा नहीं है एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन निकल गया, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सॉलिड स्टेट में एटम्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, राइट, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जब आप एनर्जी दोगे तो पहले तो क्या होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होगा, फिर कहीं जाके अपना काम करेगा वो। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसी एनर्जी देनी ही हमें सिर्फ इतनी एनर्जी कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के ले आए, ठीक है। इसलिए हमें क्या लेना है? अकेला एटम लेना है, गैसियस एटम लेना है। क्लियर हो गया? फिर से बताऊं, आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो आप देते हो मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एटम में से, वही क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है जी। डेफिनेशन क्लियर? ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम स्टेट। जैसे ये देखो बच्चे, ये आपके पास ए एटम है, ठीक है। आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। आपको पता है किसी भी एटम पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? या तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से। अगर वो दे रहा है इलेक्ट्रॉन तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, और प्रोटॉन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंपल, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो उसको इससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा IH बोल दो या डेल्टा H1 बोल दो। कई बुक्स में इस तरह से भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, कई बुक्स में इस तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है? सिर्फ ध्यान रखना, या तो किलो जूल पर मोल में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये हम ऑलरेडी देख के भी आया है ना। एनर्जी की यूनिट्स क्या देख के आए हैं बच्चे? हम यही तो देख के आए, या तो जूल पर मोल, या किलो जूल पर मोल, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रखना है, इनऑर्गेनिक में यूनिट का कोई लेना देना नहीं है, फिजिकल में है, ठीक है।
इनऑर्गेनिक में सिर्फ कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं, इनऑर्गेनिक में सिर्फ थ्योरी एक्सेप्शन, और पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक्सेप्शन से आता है। देखो बच्चे आगे हम करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक। तो तुम लोग देख पा रहे हो, इधर देखो, अगर मैं एक एटम ए है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग उसकी कुछ आयनाइजेशन एनर्जी होगी जिसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी 1। आयनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब क्या है, उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। अब आप चाहते हो कि मैम मैं तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो जब आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितने का चार्ज आ जाएगा, 2 का, तो इसके करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, 2 होगी। आप चाहते हो मैम मैं एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहती हूँ, तो निकाल दो, तो इसके करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बोलो जल्दी बोलो ना, I3, बोलो आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो दिस इज व्हाट, क्या है ये, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये यू कैन आल्सो से सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है। एक के बाद इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ध्यान रखना डेल्टा H3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा H2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा H1। ये हमेशा ऐसे होगा, हमेशा ही ये ऐसे होगा। रीजन समझाऊं, वैसे रीजन पता चल गया होगा। कोई मुझे है ऐसा स्टूडेंट जो रीजन एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड और इन टर्न टू ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों थर्ड वाली आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? कैन एनीवन एक्सप्लेन, ये मैं बताऊं? मैम क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है थर्ड वाले में। शाबाश, ठीक है, क्योंकि जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो ना, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, प्रोटॉन तो उतने ही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं तो प्यार गहरा नहीं हो जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो क्या होगा, साइज छोटा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अब मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, प्यार गहरा है, लगानी पड़ेगी भैया, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उनके प्यार को कम करने के लिए। क्लियर, समझ आई सबको कि वाई थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन? ऐसे ही आप, जरूरी नहीं है कि थर्ड तक, फोर्थ फिफ्थ आप देखेंगे तो आप यही देख पाएंगे कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज है उनका यही ऑर्डर होता है। आगे चलूं, एक और चीज बच्चे, क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। पढ़ा है कभी एंडोथर्मिक प्रोसेस? पढ़ा होगा ना? यस मैम। एंडोथर्मिक क्या होता है, इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है, सप्लाई, और यही तो आप कर रहे हो, आप एनर्जी तो दे रहे हो ना इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अब जो मैंने आपको इतना सारा कुछ बताया है, ये देखो ना एक स्लाइड में लिखा हुआ है, आप मुझे बस कंफर्म करते जाना कि मैम क्लियर है, आगे बढ़ो। देखो बच्चे, पहली बात है आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए, मत भूलना, नहीं तो स्कूल वाली जो मैम है ना 2 में से आधा नंबर भी नहीं देगी, पहले बोल रही हूँ मैं, 2 में से 0 नंबर देगी अगर आइसोलेटेड गैसेस एटम नहीं लिख के आए थे। फॉर एन एटम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, देखो अभी बता दिया ना, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस देन सेकंड और सेकंड लेस देन थर्ड, हो चुका ये हमारा। सेकंड आउट, electrons cannot be removed from solid state of an atom, it has to convert in gaseous form, उसको पहले आपको gaseous form में लाना पड़ेगा, ठीक है। और एनर्जी जो आपको चाहिए सॉलिड को गैसियस स्टेट में लाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, ये आप लोग अपने 9th 10th में पढ़ के आए हैं। दूसरा पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और लास्ट वाला तो बिल्कुल ही कोई काम का नहीं है, बस ये ध्यान रखना, आयनाइजेशन एनर्जी को हम किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी यूनिट दे रखी है और कुछ भी, ठीक है। अब आ जाओ काम की चीज, जहां से क्वेश्चन आने वाला है। अब मैं आप लोगों को 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अब मैं तुम्हें 4 नंबर के क्वेश्चंस के लिए रेडी कर रही हूँ। देखो बच्चे, Na में से तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, ये काम करो, इसको ना ऐसे मत लिखो, इसको ना ऐसे लिखो,
वैसे ये भी ठीक है, बट ये ज्यादा ठीक लग रहा है। ठीक है, अब तुम एक बात देखो बच्चे, जब तुमने Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो पहले Na की कॉन्फ़िगरेशन 281 थी, जो आप ये पूरा वही वाली कॉन्फ़िगरेशन है जो आप 10th में निकाल के आए थे, है ना। और जैसे ही आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई बच्चे, 28 हो गई। क्लियर। तो आपको इसको निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। तो ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, आपको याद नहीं करनी है, आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ समझना है और कुछ भी नहीं। तो बच्चे इसकी जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो कितनी एनर्जी देनी पड़ी तुम्हें, 495 किलो जूल पर मोल की। लेकिन अब आप कहते हो मैम मैं तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालूंगा, तो अब आप क्या कर रहे हो, Na प्लस में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो और इसको Na2 प्लस में चेंज कर रहे हो, यानी कि आप अब इलेक्ट्रॉन किस में से निकाल रहे हो, उसके कंप्लीट ऑक्टेट में से निकाल रहे हो। देखो ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, आपने 3s में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गई, 1s2 2s2 2p6। अब आप कहां से निकालना चाहते हो इलेक्ट्रॉन, पी के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो। और मैंने कहा था कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आप लोगों के लिए आसान होगा। बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। बट आप लोग तो इतने जिद्दी हो, मैं तो निकालूंगा। निकालोगे तो भैया इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। 495 से देखना कितना चेंज आ गया, 4581 जूल की एनर्जी दोगे तब जाके भैया निकलेगा Na प्लस से इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब मैं तुम्हें ये सिखाऊंगी कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देख के आप पता क्या पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। और अगर आपको पता चल गया वो कौन से ग्रुप का है, आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो शुरुआत हुई। देखो कैसे पता लगाते हैं। आ जाओ बच्चे इधर। ये सारे एनसीईआरटी की टेबल्स लगाई हुई है मैंने, क्योंकि एनसीईआरटी की टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजों का क्या क्या मतलब है। वैल्यूज आपको लर्न नहीं करनी है, आपको सिर्फ वो चीजें करनी है जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, जैसे देखो बच्चे, आप मुझे ये बताइए, लिथियम में एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3, तो 2 और 1 ऐसे ही लिखूंगी, बोलो। यस मैम। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कितनी दी है इन्होंने, 520, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे। मुझे ये बताइए पहले तो इतना समझ में आ रहा है क्या, फिर मैं आगे चलूंगी बेटा, कहीं पता चले मैं आगे चलूं और पीछे वाला पल्ले ही ना पड़ रहा हो। बताओ सारे एक बार इन चैट बॉक्स। आयशा, दिव्यांश, एक ही बार थम्स अप दो बेटा प्लीज। पूर्णिमा, अर्पित, 4 बच्चों ने दिया बस। नाबनीता, श्रेया, समीक्षा, पीयूष, नवनीत, राहुल तो बार बार लीव हो रहा है। तू मेरा बेटा क्या समझ में आया तेरे को, तू आई अभी है, लेट आए हो, मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। ठीक है, चलिए। ईशा है ना, जानवी, जानवी है क्या यहाँ पे, जानवी? Yes, ma'am. आ गया बेटा? Yes, ma'am. चलिए, आई होप कि आ गया हो। इधर देखो, जब मैंने ये वाला एस वाला इलेक्ट्रॉन निकाला, एक ही इलेक्ट्रॉन था, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी। समझ रहे हो मेरी चीजों को मैं क्या बोल रही हूँ, एक ही इलेक्ट्रॉन था वैलेंस में, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ी, निकाल के फेंक दिया। तो कितने एनर्जी लगी बच्चे, 520। अब आप इसमें से निकालना चाहते हो 1s2 में से। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, लिथियम प्लस की, 1s2। अब जो आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो वो कहां से निकालना चाहते हो, 1s में से निकालना चाहते हो। भाई न्यूक्लियस के तो पास है ये, इनके प्यार को कैसे तोड़ोगे। नहीं नहीं, याद नहीं करनी, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग, सिर्फ कंसेप्ट ध्यान रखना है ना। अब आप 1s में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, निकल जाएगा क्या आसानी से, जल्दी बताओ। नो मैम। No, ma'am. लेकिन आप जिद्दी हो, आप तो निकालना चाहते हो, तो निकालना चाहते हो, इतनी एनर्जी है तो दो। 520 से देखना कितने का चेंज आया, 7297, 7297 की एनर्जी देनी पड़ेगी इफ यू वांट टू रिमूव दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1s2। क्यों, क्योंकि 1s ऑर्बिटल इज फेवरेट टू न्यूक्लियस, नियरर टू न्यूक्लियस।
तोड़ के दिखाओ उनका अट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हालांकि ज्यादा ही होगी, लेकिन देखो इतनी ज्यादा नहीं है, 7000 से सिर्फ 11000 हुई, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें आया बच्चे, पहली और दूसरी में। क्लियर। जैसे देखो बेरिलियम में क्या हुआ, बेरिलियम में क्या होता है बच्चे, 1s2 2s2 1s2 2s2। अब आप एक इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना चाहते हो, एस वाले से, फुल्ली फील्ड से। तो एस में आपको पता है 2s में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप कहां से निकालना चाह रहे हो इलेक्ट्रॉन, फुल्ली फील्ड में से निकाल रहे हो, एनर्जी तो ज्यादा देनी पड़ेगी। तो देखो ना लिथियम से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ गई आपको, अराउंड 900, ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। चलो तो मान लो मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और आपका बन गया बेरिलियम प्लस, तो 1s2 2s1, ठीक है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। देखो चेंज कितना आया, सिर्फ 900 से 1700, हल्का सा चेंज आया। तो मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बेरिलियम 2+ की क्या बन गया कॉन्फ़िगरेशन, 1s2। अब आप कहां से निकाल रहे हो तीसरा इलेक्ट्रॉन, 1s में से, तगड़ी वाली एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो 1700 से कितने का चेंज आ गया एकदम से, 14000, 14000 का। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो चीजों को, इनऑर्गेनिक यही है, इनऑर्गेनिक है ही यही, खूबसूरती इनऑर्गेनिक की यही है। सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा देखने हैं और उस एक्सपेरिमेंटल डेटा से आपने क्या सीखा वही आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है इनऑर्गेनिक, ठीक है। जैसे बोरोन में देखो बच्चे, ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करो क्योंकि आपके लिए नई नई चीजें है ना बच्चे। बोरोन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। तो आप एक इलेक्ट्रॉन अब कहां से निकालना चाहते हो, पी में से। तो देखो 800 के आसपास एनर्जी लगी है, ठीक है। अच्छा, और देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, एस में से निकालोगे, इधर देखो तो 2400 एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब ठीक ठीक है, ज्यादा तो नहीं है। और फिर देखो 3600 की एनर्जी देनी पड़ी है, 3650, ठीक है। ये इतना कम डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो बोरोन होता है ना, अभी हम आगे पी ब्लॉक में करेंगे, एस ब्लॉक में करेंगे, जो बोरोन है ना वो +3 तक अपने ऊपर चार्ज एक्वायर कर सकता है, इस वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी में खास डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही आप कार्बन में देख लेना, जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इतनी नहीं चलेगी, दूसरे को निकालोगे तो इतना। तो देखो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो नाइस में, नाइस में, नाइस में ज्यादा डिफरेंस देखो इसमें था, बोलो। तो एक क्वेश्चन यहां से आपको बना के दूं, अगर आपसे ये कोई पूछे पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होता है, तो क्या आपका आंसर होगा एल्कली मेटल्स। फिर से रिपीट करूं, अगर मैं आपको ये बोलूं पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा डिफरेंस किसमें होता है, क्या आंसर दे सकते हो, एल्कली मेटल्स, क्योंकि लिथियम इज व्हाट, एल्कली मेटल। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रोंशियम, ये सारे के सारे एल्कली मेटल्स हैं। और एल्कली मेटल्स इकलौते ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। बताओ क्लियर है तो थम्स अप दो। और ये बात अपनी नोटबुक में जहां नोट्स बना रहे हो लिख लो, लिख लो, लिख लो जल्दी, कि एल्कली मेटल्स आपके पीरियोडिक टेबल में इकलौते ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। सुहानी लेट कैसे हो गया बेटा? मैम हाँ मैम यूट्यूब पे ना अड्डा 24/7 से मैं पढ़ती थी ना, तो वहाँ पे मीटअप रखा था सर ने। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अब बस क्लास में बैठे रहो, वैसे भी थोड़ी देर की रह गई, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। आगे चलूं, क्या ये टेबल मेरे बच्चों को क्लियर हो गई, कैसे ऑब्जर्व करना है टेबल को? चलो अब यहाँ से तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन मैं बना रही हूँ, ध्यान से देखो। अब मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, अब मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, लिख लो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट, अरे प्रिडिक्ट की स्पेलिंग भी गलत लिख रही है भाई तुम्हारी मैम, सॉरी। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन in an element with the help of ionization energy values। बहुत काम का
बहुत काम की ट्रिक बताने वाली हूँ, 4 नंबर के लिए रेडी हो जाओ। चलो आ जाओ बच्चे, पहले में तो हाइड्रोजन और हीलियम है, इसको छोड़ो, ठीक है। लिथियम से आते हैं। लिथियम में देखो बच्चे क्या दिख रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितने की एनर्जी देनी पड़ी, मेरे साथ बोलो, 520 की। लर्न नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, हम कोई आइंस्टीन नहीं है, हम इतना नहीं हो पाता हमसे, ना करनी है ना करने दूंगी। 520। लेकिन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला तो कितने की एनर्जी देनी पड़ी बच्चे, 7298। तो आपको कुछ नहीं करना, जिन दो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसके बीच में एक लाइन लगा दो, उसके बीच में एक लाइन लगा दो, और ये देख लो, ये देखो ना लेफ्ट हैंड साइड देखो, एक ही वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, इसका मतलब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे, एक ही है। और आपको पता है लिथियम में एक ही तो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलो हाँ या ना, क्योंकि देखो थर्ड में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना, 7000 से 11000 हुई है। कोई बात नहीं समझ में, आगे चलते हैं। बेरिलियम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने कितनी एनर्जी दी, अराउंड 900। सेकंड को निकालने के लिए 1700, इतनी ज्यादा नहीं है। थर्ड को देखो ना, थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी दे दी, 14000। तो यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं, एक लाइन खींच दूंगी। तो लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे देखना कितने वैल्यूज है, तो बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जल्दी बोलो, 2। अगर मान लो वो यहाँ पे, एक काम करते इस क्वेश्चन को थोड़ा और ट्रिकी करती हूँ तुम लोगों के लिए, अगर मान लो वो यहाँ पे लिख के देता एक्स और वाई एलिमेंट, फिर भी बता देते कि ये बेरिलियम है और ये लिथियम है। आप शायद एलिमेंट तो ना बता पाते, बट हाँ ये बता पाते कि मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक है, तो ये कोई एल्कली मेटल ही होगा, इतना तो बता सकते थे ना। और ऐसे ही इसमें भी आप पता लगा सकते थे कि मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 है, मतलब कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है, बट ये नहीं पता हमें कि कौन सा है। लेकिन इतना तो पता लगा सकते हो, ग्रुप का पता लगा सकते हो, ग्रुप 2 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हो, ये पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज वैल्यू। ठीक है जी, बोलो। जैसे बोरोन के बारे में क्या सीन है बच्चे, आ जाओ बोरोन के बारे में भी देख लेते हैं। इधर देखो, पहले 800 एनर्जी थी, फिर कितने की दी, 2400 की, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर 3600 की, ज्यादा नहीं है। यहाँ देखना कितने की एनर्जी दे दी फोर्थ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, 25000 की। तो यहाँ पे लाइन खींच दूं, बोरोन में कितने होंगे जल्दी बताओ मुझे, बैलेंस। वेरी गुड। तो यानी कि ये 13 ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा, हमें नहीं पता बोरोन होगा। अगर उसने मान लो जनरल XYZ करके लिख दिया, तो हमें बस ये पता है 13 ग्रुप का होगा और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एल्यूमिनियम में देखो, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 577 दी, दूसरे को निकालने के लिए 18160 दी, तीसरे को निकालने के लिए 2700, तीसरे को, इसको देखो 2700 से सीधा कहाँ जंप किया, 11,000। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो। तो एल्यूमिनियम में कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, 13 ग्रुप का होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया तुम लोगों का। चलो अभी फिर बोल रही हूँ, बताओ क्लियर हो गया, नहीं तो फिर मैं आगे आपसे क्वेश्चन करवाऊंगी ये वाला। रेडी हो क्वेश्चन करने के लिए, रेडी हो बच्चा पार्टी, चलो आ जाओ। इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप हैंड रेज करके बताएंगे। डोंट राइट इन चैट बॉक्स। क्या लिखा हुआ है, 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन, अरे वाह बहुत जल्दी कर लिया भाई। 5 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, आपको ये बताना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जल्दी करो, मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे हैंड रेज करते हैं। दिशा ने कर लिया, आयशा ने कर लिया, समीक्षा ने कर लिया, अर्पित ने कर लिया, दिव्यांश, जानवी कर बेटा, जानवी, राहुल वेरी गुड, मुस्कान, और करो। जो अभी क्लास में आया है वो रहने देना, क्योंकि आपको नहीं आ रहा होगा बच्चे समझ में। पूर्णिमा कर बेटा, श्रावण, शहजादी करो बेटा सारे, नवनीत ने भी कर लिया, वेरी गुड। सिर्फ 9 बच्चों ने हैंड रेज किया, बाकी को नहीं पढ़ा रही मैं। पीयूष बता बेटा, पीयूष आंसर बताओ। पीयूष व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ। हाँ शहजादी तुम बताओ, पीयूष बहुत बुरी बात है बेटा। हाँ शहजादी बता बेटा। सेकंड ऑप्शन, यस मैम। वेरी गुड, सारे क्लैपिंग करो। और जिसका आंसर सबका 3 था, तो अपने लिए क्लैपिंग करो जल्दी। हाँ रिएक्शन में दो,
वेरी गुड, तुम हो मेरे असली बच्चे। ठीक है, देखो कैसे, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 800 की एनर्जी देनी पड़ी, दूसरा निकालने के लिए 2427 की 365। यहाँ देखो ना एकदम से इतना ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, तो क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करो तो देखना कितनी वैल्यूज है, 3, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3, 4 नंबर हो गए तुम लोगों के। चलो ये कल करें फिर हम बेटा, फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि अगर मैंने इसको शुरू किया ना ये 15-20 मिनट खा जाएगा, तो मैं नहीं चाहती एक बार शुरू करके इसको बीच में ही छोड़ो। ये देखो कल हमें करना है, कल की क्लास। अब ये समझ लो जितनी भी क्लासेस तुम लोगों की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की रह गई हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब किसी भी क्लास में से तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो यानी कि ईच एंड एवरी क्लास विल बी इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चे, तो मैंने तो सोचा था आज ये करा दूंगी, बट कोई बात नहीं, तो मैं आपको ये पूरा पीडीएफ आज शेयर कर दूंगी बच्चे, और मैं अपना ड्राइव लिंक में भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग बस रिवाइज करना, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना, जिसको डिटेल में जाके पढ़ना है तो मेरी बुक वहां पड़ी है, प्रदीप में से कर लेना। ठीक है, प्रदीप इज द बेस्ट बुक, अगर आपको डेप्थ में जाना है किसी चीज की तो प्रदीप इज द बेस्ट बुक। प्रदीप की अगर आप लोग पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझसे मांग लेना, या एक काम करना मैं ही अपलोड कर दूंगी प्रदीप की बुक, आप उसमें से पढ़ लेना, क्योंकि अगर परचेज करने जाओगे तो वो बहुत